कोफेपोसा अधिनियम 1974। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 1। प्रश्न 1। कोफेपोसा क्या है? उत्तर। कोफेपोसा का मतलब विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 है। ये एक निवारक निरोध कानून है जो विदेशी मुद्रा संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली और तस्करी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है। प्रश्न 2। कोफेपोसा एक्ट कब लागू हुआ? उत्तर। कोफेपोसा अधिनियम 19 दिसंबर 1974 को लागू हुआ। प्रश्न 3। कोफेपोसा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर। मुख्य उद्देश्य है विदेशी मुद्रा का संरक्षण, तस्करी गतिविधियों की रोकथाम, विदेशी मुद्रा उल्लंघन से संबंधित गतिविधियों की रोकथाम। प्रश्न 4। कोफेपोसा किस प्रकार का कानून है? जवाब। कोफेपोसा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून है, सजा देने वाला कानून नहीं। इसका मकसद भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकना है, न कि पिछले कामों की सजा देना। Q5। कोफेपोसा के तहत किसे हिरासत में लिया जा सकता है? उत्तर। लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है अगर वे इनमें शामिल हैं: माल की तस्करी, तस्करी को बढ़ावा देना, तस्करी के सामान का कारोबार, विदेशी मुद्रा विनिमय को प्रभावित करने वाले उल्लंघन, तस्करों को ले जाना, छिपाना या पनाह देना। प्रश्न 6। कोफेपोसा के तहत हिरासत का आदेश देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर। डिटेंशन ऑर्डर पास किए जा सकते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इन सरकारों द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी। Q7। क्या कोफेपोसा के तहत हिरासत सजा के तौर पर दी जाती है या रोकथाम के लिए? उत्तर। ये प्रिवेंटिव है, मतलब किसी व्यक्ति को भविष्य में स्मगलिंग या फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन में शामिल होने से रोकने के लिए डिटेन किया जाता है। प्रश्न 8। क्या किसी व्यक्ति को कोफेपोसा के तहत बिना ट्रायल के हिरासत में लिया जा सकता है? जवाब। हां। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 और 22 के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के हिरासत में लिया जा सकता है। Q9। कोफेपोसा के तहत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? जवाब। हिरासत का ज्यादा से ज्यादा समय 1 साल तक है, जब तक कि कानून और एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार इसे बढ़ाया न जाए। Q10। क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के कारणों के बारे में बताया गया है? जवाब। हां। हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द हिरासत का कारण बताना चाहिए। Q11। क्या बंदी हिरासत के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन दे सकता है? जवाब। हां। बंदी को बंदी बनाने वाले अधिकारी और सरकार के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। प्रश्न 12। कोफेपोसा के तहत सलाहकार बोर्ड की भूमिका क्या है? उत्तर। सलाहकार बोर्ड निरोध मामलों की समीक्षा, इस पर अपनी राय देता है कि क्या हिरासत के लिए पर्याप्त कारण मौजूद है। इसमें जज या जज बनने के काबिल लोग होने चाहिए। प्रश्न 13। क्या कोफेपोसा पूरे भारत में लागू है? उत्तर। हां। कोफेपोसा पूरे भारत में लागू है। प्रश्न 14। क्या कोफेपोसा अभी भी लागू है? उत्तर। हां। कोफेपोसा एक्ट 1974 अभी भी लागू है। प्रश्न 15। कोफेपोसा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से कैसे अलग है? उत्तर। कोफेपोसा बचाव के लिए ट्रायल की जरूरत नहीं। क्रिमिनल केस सजा, ट्रायल और सजा जरूरी है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 2। Q1। कोफेपोसा का सेक्शन 2 किससे संबंधित है? उत्तर। सेक्शन 2 परिभाषाओं से संबंधित है। ये एक्ट में इस्तेमाल किए गए जरूरी शब्दों का मतलब बताता है। प्रश्न 2। सेक्शन 2 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर। सेक्शन 2 जरूरी है क्योंकि ये जरूरी शर्तों को साफ करता है, जिससे एक्ट का सही मतलब निकालने और उसे लागू करने में मदद मिलती है। प्रश्न 3।
कोफेपुसा के तहत तस्करी से क्या तात्पर्य है? उत्तर: तस्करी का वही अर्थ है जो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत दिया गया है। ये आमतौर पर सीमा शुल्क या कानूनी प्रतिबंधों से बचने के लिए माल के अवैध आयात या निर्यात को संदर्भित करता है। प्रश्न 4, इस एक्ट के तहत स्मगलर कौन है? उत्तर: तस्कर वो व्यक्ति है जो सामान की तस्करी में शामिल है या तस्करी के कृत्य को बढ़ावा देना। प्रश्न 5, कोफेपुसा के तहत विदेशी मुद्रा का क्या अर्थ है? उत्तर: विदेशी मुद्रा में शामिल है। विदेशी मुद्रा में जमा, क्रेडिट और देय शेष। विदेशी मुद्रा में दे कोई भी लिखत। Q6, स्मगलिंग के सामान का सौदा का क्या मतलब है? उत्तर: इसमें शामिल है हासिल करना, रखने, परिवहन, छुपा, तस्करी का माल बेचना या खरीदना। Q7, किसे स्मगलिंग एक्टिविटी में शामिल व्यक्ति माना जाता है? उत्तर: किसी व्यक्ति को तब एंगेज माना जाता है जब वह माल की तस्करी को बढ़ावा देना, वित्त तस्करी, तस्करों को पनाह देना या छिपाना। प्रश्न 8, कोफेपुसा में निरोध का क्या अर्थ है? उत्तर: डिटेंशन का मतलब है किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखना ताकि उसे भविष्य में स्मगलिंग या फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन करने से रोका जा सके। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 2 सरकारी अधिकारियों को परिभाषित करता है? जवाब: हाँ, सेक्शन 2 में इनके बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकृत अधिकारी। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 2 में दूसरे कानूनों की परिभाषाएं शामिल हैं? जवाब: हाँ, कुछ शब्द दूसरे कानूनों से लिए गए हैं, खासकर कस्टम्स एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज कानूनों से, ताकि वे एक जैसे रहें। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 2 का इस्तेमाल हिरासत का दायरा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है? जवाब: हाँ, सेक्शन 2 में दी गई बड़ी परिभाषाएं अधिकारियों को स्मगलिंग की गतिविधियों में इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को कवर करने में मदद करती है। प्रश्न 12, क्या सेक्शन 2 कोफेपुसा के सभी सेक्शन पर लागू होता है? उत्तर: हाँ, सेक्शन 2 में दी गई परिभाषाएं पूरे एक्ट में लागू होती है जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। प्रश्न 13, क्या सेक्शन 2 के गलत इस्तेमाल के आधार पर हिरासत को चुनौती दी जा सकती है? जवाब: हाँ, अगर सेक्शन 2 के तहत परिभाषाएं गलत तरीके से लागू की जाती हैं तो डिटेंशन ऑर्डर को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। प्रश्न 14, क्या सेक्शन 2 प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? उत्तर: धारा 2 व्याख्यात्मक है, प्रक्रियात्मक या दंडात्मक नहीं। प्रश्न 15, क्या सेक्शन 2 खुद ही हिरासत को अधिकृत करता है? जवाब: नहीं, सेक्शन 2 सिर्फ शर्तों को बताता है। डिटेंशन पावर सेक्शन 3 के तहत दी गई है। कोफेपुसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 3। Q1, कोफेपुसा का सेक्शन 3 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 3 निवारक निरोध के लिए निरोध आदेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। Q2, सेक्शन 3 के तहत डिटेंशन ऑर्डर कौन पास कर सकता है? उत्तर: डिटेंशन ऑर्डर पास किए जा सकते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त अधिकारी। Q3, किस आधार पर डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है? उत्तर: डिटेंशन ऑर्डर तब पास किया जा सकता है जब अथॉरिटी को लगता है कि किसी व्यक्ति को इन चीजों से रोकने के लिए डिटेंशन जरूरी है। माल की तस्करी, तस्करी को बढ़ावा देना, तस्करी के सामान का कारोबार, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए नुकसानदायक गतिविधियों में शामिल होना। Q4, क्या सेक्शन 3 के तहत सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन जरूरी है? जवाब: हाँ, हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी की अपनी संतुष्टि पर आधारित होती है, लेकिन ये जरूरी जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। Q5, क्या पिछले कामों के लिए डिटेंशन का ऑर्डर दिया जा सकता है? जवाब:
हाँ, पिछले काम पर विचार किया जा सकता है, लेकिन डिटेंशन का आदेश भविष्य की गतिविधियों को रोकने के लिए दिया जाता है, न कि पिछले अपराधों की सजा देने के लिए। Q6, क्या क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर भी डिटेंशन ऑर्डर किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, सेक्शन 3 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन क्रिमिनल केस से अलग है। Q7, क्या सेक्शन 3 के तहत हिरासत के लिए पहले से दोषी होना जरूरी है? उत्तर, नहीं, किसी व्यक्ति को बिना किसी पूर्व दोष सिद्धि के हिरासत में लिया जा सकता है। Q8, क्या पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश दिया जा सकता है? उत्तर, हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब अथॉरिटी को पता है कि वो व्यक्ति कस्टडी में है और रिहाई की असली संभावना है और भविष्य में गलत कामों को रोकने के लिए हिरासत जरूरी है। प्रश्न 9, क्या सेक्शन 3 में कारण रिकॉर्ड करना जरूरी है? जवाब, हाँ, हिरासत में रखने का कारण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। Q10, क्या डिटेंशन ऑर्डर तुरंत सर्व करना जरूरी है? जवाब, हाँ, डिटेंशन ऑर्डर जल्द से जल्द डिटेंशन के कारणों के साथ सर्व किया जाना चाहिए। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 3 के तहत डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया जा सकता है? जवाब, हाँ, डिटेंशन ऑर्डर को सही सरकार रद्द या बदल सकती है। प्रश्न 12, क्या सेक्शन 3 संवैधानिक रूप से वैध है? जवाब, हाँ, सेक्शन 3 वैलिड है, लेकिन आर्टिकल 21 और 22 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के तहत है। प्रश्न 13, क्या कोर्ट सेक्शन 3 के तहत हिरासत में दखल दे सकती है? जवाब, हाँ, कोर्ट दखल दे सकते हैं अगर मन का प्रयोग न होना, आधार अस्पष्ट या अप्रासंगिक है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन किया जाता है। प्रश्न 14, क्या सेक्शन 3 में हिरासत की अवधि बताई गई है? जवाब, नहीं, हिरासत की ज्यादा से ज्यादा अवधि एक्ट के दूसरे नियमों और सलाहकार बोर्ड की राय से तय होती है। प्रश्न 15, क्या सेक्शन 3 कोफेपोसा का सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन है? जवाब, हाँ, सेक्शन 3 मुख्य प्रोविजन है क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर देता है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 4। Q1, कोफेपोसा का सेक्शन 4 किससे संबंधित है? उत्तर, सेक्शन 4 सेक्शन 3 के तहत पास किए गए डिटेंशन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन से जुड़ा है। Q2, डिटेंशन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? उत्तर, एग्जीक्यूशन का मतलब है उस व्यक्ति की असल में गिरफ्तारी और हिरासत जिसके खिलाफ हिरासत का ऑर्डर जारी किया गया है। Q3, डिटेंशन ऑर्डर को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्तर, डिटेंशन ऑर्डर किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? पुलिस अधिकारी या सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी। Q4, क्या डिटेंशन ऑर्डर जारी करने वाले राज्य के बाहर भी किया जा सकता है? उत्तर, हाँ, एक राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया डिटेंशन ऑर्डर भारत में कहीं भी लागू किया जा सकता है। Q5, क्या डिटेंशन ऑर्डर को लागू करने की कोई समय सीमा है? उत्तर, कोई खास टाइम लिमिट तय नहीं है, लेकिन ऑर्डर बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। Q6, अगर डिटेंशन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन में देरी होती है तो क्या होगा? जवाब, बिना वजह या बिना वजह की देरी से हिरासत गैरकानूनी हो सकती है और कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। Q7, क्या लंबे गैप के बाद भी डिटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? जवाब, हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब देरी को ठीक से समझाया जाए और डिटेंशन की जरूरत अभी भी बनी रहे। प्रश्न 8, क्या डिटेंशन ऑर्डर को पेंडिंग रखा जा सकता है? जवाब, हाँ, अगर बंदी फरार है या उपलब्ध नहीं है तो ऑर्डर पेंडिंग रह सकता है, बशर्ते उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। प्रश्न 9, क्या फांसी के समय बंदी को सूचित किया जाता है? जवाब, हाँ, फांसी के समय बंदी को यह होना चाहिए हिरासत के आदेश के बारे में सूचित किया गया और जल्द से जल्द हिरासत के कारण बताए जाएं। Q10,
क्या डिटेंशन ऑर्डर को एग्जीक्यूशन स्टेज पर चैलेंज किया जा सकता है? जवाब: हां, बंदी इन चीजों को चुनौती दे सकता है। निष्पादन में देरी, मैदान की अनुचित सेवा, दिमाग का इस्तेमाल न करना। प्रश्न 11, क्या सेक्शन 4 फांसी के लिए बल प्रयोग की अनुमति देता है? उत्तर: डिटेंशन ऑर्डर को लागू करने के लिए अगर जरूरी हो तो कानून के मुताबिक सही बल का इस्तेमाल किया जा सकता है। Q12, क्या सेक्शन 4 के तहत एग्जीक्यूशन के लिए जुडिशियल वारंट जरूरी है? उत्तर: नहीं, कोफेपुसा के तहत हिरासत एक एग्जीक्यूटिव कार्रवाई है, जुडिशियल नहीं, इसलिए कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं है। प्रश्न 13, क्या सेक्शन 4 एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर्स को सुरक्षा देता है? जवाब: हां, अच्छी नीयत से काम करने वाले अधिकारियों को एक्ट के तहत सुरक्षा मिलती है। प्रश्न 14, क्या डिटेंशन ऑर्डर को कई बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है? उत्तर: नहीं, एक बार आदेश निष्पादित होने और व्यक्ति को हिरासत में लेने के बाद आदेश को फिर से निष्पादित नहीं किया जा सकता। प्रश्न 15, सेक्शन 4 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: सेक्शन 4 ये पक्का करता है कि डिटेंशन ऑर्डर कानूनी जांच के दायरे में रहते हुए असरदार तरीके से लागू किए जाएं। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 5। Q1, कोफेपोसा का सेक्शन 5 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 5 बंदी को नजरबंदी के आधारों के खुलासे से संबंधित है। प्रश्न 2, सेक्शन 5 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: सेक्शन 5 जरूरी है क्योंकि ये बंदी के संवैधानिक अधिकार की रक्षा करता है कि वह ये जान सके कि उसे क्यों हिरासत में लिया गया है। प्रश्न 3, हिरासत के आधार क्या है? उत्तर: हिरासत का आधार वे कारण, तथ्य और सामग्री है जिनके आधार पर हिरासत का आदेश पारित किया गया है। Q4, क्या हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को वजह बताना जरूरी है? जवाब: हां, हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द हिरासत का कारण बताना चाहिए। Q5, आधार कितने समय के अंदर बताना होगा? जवाब: वजह जितनी जल्दी हो सके, आमतौर पर 5 दिनों के अंदर और खास मामलों में हिरासत से 15 दिनों के अंदर बतानी चाहिए। Q6, आधार किस भाषा में बताए जाने चाहिए? उत्तर: कारणों को बंदी द्वारा समझी जाने वाली भाषा में संप्रेषित किया जाना चाहिए। Q7, ग्राउंड्स बताने का मकसद क्या है? उत्तर: बंदी को सक्षम करने के लिए। हिरासत के कारणों को समझें, हिरासत के खिलाफ असरदार तरीके से बात करें। प्रश्न 8, क्या बंदी से कोई जानकारी छिपाई जा सकती है? जवाब: हां, अगर जानकारी का खुलासा पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ है तो उसे रोका जा सकता है। Q9, क्या वजह न बताने से हिरासत पर असर पड़ता है? जवाब: हां, वजह ठीक से न बताने पर डिटेंशन ऑर्डर गैरकानूनी हो सकता है। Q10, क्या अस्पष्ट या अधूरे आधार दिए जा सकते हैं? जवाब: नहीं, वजह साफ, सटीक और खास होनी चाहिए। साफ न होने पर हिरासत को अमान्य कर दिया जाता है। Q11, क्या डॉक्यूमेंट्स देना सेक्शन 5 का हिस्सा है? जवाब: हां, जिन जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा किया गया है उन्हें बंदी को देना होगा। Q12, क्या वजह बताने में देरी से हिरासत को गलत ठहराया जा सकता है? जवाब: हां, बिना वजह बातचीत में देरी होने पर हिरासत रद्द की जा सकती है। प्रश्न 13, क्या सेक्शन 5 कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है? जवाब: नहीं, सेक्शन 5 सिर्फ आधार जानने और रिप्रेजेंटेशन देने का अधिकार पक्का करता है, कानूनी सलाह नहीं। प्रश्न 14, क्या कोर्ट सेक्शन 5 के पालन का रिव्यू कर सकते हैं? जवाब: हां, कोर्ट सख्ती से रिव्यू करते हैं कि सेक्शन 5 का ठीक से पालन किया गया है या नहीं। प्रश्न 15, धारा 5 संविधान से कैसे संबंधित है? उत्तर: धारा 5 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(5) को लागू करती है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 6। Q1,
कोफेपोसा का सेक्शन 6 किससे संबंधित है? उत्तर, धारा 6 नजरबंदी के ऐसे आधारों से संबंधित है जिन्हें अलग किया जा सकता है। प्रश्न 2, आधारों की पृथक्करणीयता का क्या अर्थ है? उत्तर, इसका मतलब है कि अगर कोई डिटेंशन ऑर्डर कई वजहों से दिया गया है तो सिर्फ एक या ज्यादा वजहों के गलत पाए जाने से ऑर्डर इनवैलिड नहीं हो जाएगा। प्रश्न 3, सेक्शन 6 क्यों लाया गया? उत्तर, सेक्शन 6 इसलिए लाया गया था ताकि डिटेंशन ऑर्डर को सिर्फ कई वजहों में से किसी एक में कमी की वजह से रद्द होने से रोका जा सके। Q4, सेक्शन 6 डिटेंशन ऑर्डर को कैसे सुरक्षित रखता है? जवाब, ये हर आधार को अलग मानता है। अगर एक आधार फेल भी हो जाता है तो बाकी सही आधार हिरासत को बनाए रख सकते हैं। Q5, अगर कोई एक आधार साफ न हो तो क्या डिटेंशन ऑर्डर लागू रह सकता है? उत्तर, हां, अगर दूसरे कारण साफ, सही और काफी है तो डिटेंशन ऑर्डर अभी भी जारी रह सकता है। प्रश्न 6, क्या सेक्शन 6 संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ओवरराइड करता है? उत्तर, नहीं। धारा 6 संविधान के अनुच्छेद 22, 5 और न्यायिक जांच के अधीन संचालित होती है। Q7, क्या हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी को कई आधार बताने जरूरी हैं? जवाब, हां, कारण साफ साफ और अलग अलग बताए जाने चाहिए ताकि सेवरेबिलिटी लागू हो सके। Q8, क्या कोर्ट हर ग्राउंड की अलग से जांच कर सकते हैं? जवाब, हां, कोर्ट हर आधार की अलग अलग जांच करते हैं ताकि यह तय किया जा सके कि सही आधार मौजूद है या नहीं। Q9, अगर सभी आधार अमान्य हैं तो क्या हिरासत रद्द कर दी जाएगी? जवाब, हां, अगर सभी कारण फेल हो जाते हैं तो डिटेंशन ऑर्डर रद्द कर देना चाहिए। प्रश्न 10, क्या सेक्शन 6 अपने आप लागू होता है? जवाब, हां, सेक्शन 6 कानून के हिसाब से तब लागू होता है जब कई आधार बताए गए हों। Q11, क्या सेक्शन 6 गैरजरूरी वजहों से की गई हिरासत को बचा सकता है? उत्तर, केवल तभी जब कम से कम एक आधार प्रासंगिक, स्पष्ट और पर्याप्त हो। प्रश्न 12, क्या सेक्शन 6 सिर्फ कोफेपोसा के लिए है? उत्तर, नहीं। अन्य निवारक निरोध कानूनों में भी इसी प्रकार के पृथक्करणीयता प्रावधान मौजूद हैं। प्रश्न 13, क्या सेक्शन 6 हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी पर बोझ कम करता है? जवाब, हां, इससे छोटी मोटी कमियों की वजह से डिटेंशन के अमान्य होने का खतरा कम हो जाता है। प्रश्न 14, क्या बंदी अलगाव को चुनौती दे सकता है? जवाब, हां, बंदी ये तर्क दे सकता है कि सभी कारण आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे अलग करने की बात लागू नहीं होती। प्रश्न 15, परीक्षा के लिए सेक्शन 6 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, यह अक्सर पूछा जाता है क्योंकि यह बताता है कि खराब आधार के बावजूद हिरासत कैसे बनी रहती है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 7। Q1, कोफेपोसा का सेक्शन 7 किससे संबंधित है? उत्तर, सेक्शन 7 उन फरार लोगों से जुड़ी शक्तियों से संबंधित है जिनके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं। प्रश्न 2, सेक्शन 7 कब लागू होगा? उत्तर, सेक्शन 7 तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया हो, डिटेंशन से बचने के लिए भाग जाता है या खुद को छिपा लेता है। प्रश्न 3, सेक्शन 7 के तहत क्या अधिकार दिए गए हैं? उत्तर, सरकार व्यक्ति को फरार घोषित करें, उपस्थिति के लिए घोषणा जारी करना, फरार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करें। Q4, क्या हिरासत में लेने वाली अथॉरिटी प्रोक्लेमेशन जारी कर सकती है? जवाब, हां, फरार व्यक्ति को एक तय जगह और समय पर पेश होने का आदेश देने के लिए एक घोषणा जारी की जा सकती है। Q5, अगर कोई व्यक्ति घोषणा का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? उत्तर, अगर व्यक्ति पेश नहीं होता है तो अथॉरिटी उसकी चल और अचल संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकती है। Q6, क्या प्रॉपर्टी की कुर्की ऑटोमेटिक होती है? उत्तर, नहीं। अनाउंसमेंट का पालन न करने पर ही अटैचमेंट का ऑर्डर दिया जाता है। प्रश्न 7,
क्या सेक्शन 7 प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन करता है? जवाब: नहीं। अटैचमेंट टेम्पररी और कानूनी है, जिसका मकसद हिरासत में रखना है, जब्त करना नहीं। Q8: क्या कोई फरार व्यक्ति सेक्शन 7 के तहत कार्रवाई को चुनौती दे सकता है? जवाब: हां, अगर सही प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है तो प्रोसीडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। Q9: क्या अटैचमेंट से पहले से सूचना देना जरूरी है? जवाब: हां, प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट से पहले एक पूर्व सूचना के तौर पर काम करता है। प्रश्न 10: क्या अटैच की गई प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है? जवाब: हां, अगर व्यक्ति पेश होता है या डिटेंशन ऑर्डर रद्द हो जाता है तो प्रॉपर्टी रिलीज की जा सकती है। प्रश्न 11: क्या धारा 7 CRPC प्रावधानों के समान है? जवाब: हां, सेक्शन 7 CRPC के सेक्शन 82 और 83 जैसा ही है, जो फरार लोगों और प्रॉपर्टी की कुर्की से जुड़ा है। Q12: क्या अटैचमेंट में बैंक अकाउंट शामिल हो सकते हैं? जवाब: हां, कानून के अनुसार बैंक अकाउंट सहित चल संपत्ति को अटैच किया जा सकता है। प्रश्न 13: क्या सेक्शन 7 खुद ही हिरासत को अधिकृत करता है? उत्तर: नहीं। सेक्शन 7 केवल सेक्शन 3 के तहत पहले से पास किए गए डिटेंशन ऑर्डर के एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। प्रश्न 14: क्या सेक्शन 7 के तहत पुलिस सहायता ली जा सकती है? जवाब: हां, प्रॉपर्टी का पता लगाने, उसे घोषित करने और अटैच करने के लिए पुलिस की मदद ली जा सकती है। प्रश्न 15: धारा 7 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: सेक्शन 7 ये पक्का करता है कि फरार लोगों की वजह से डिटेंशन ऑर्डर फेल न हो। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 8। Q1: कोफेपोसा का सेक्शन 8 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 8 सलाहकार बोर्ड के गठन और कार्यों से संबंधित है। प्रश्न 2: सलाहकार बोर्ड का उद्देश्य क्या है? उत्तर: सलाहकार बोर्ड ये जांच करता है कि क्या कोफेपोसा के तहत किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण है। Q3: एडवाइजरी बोर्ड में कौन शामिल है? उत्तर: सलाहकार बोर्ड में शामिल है एक अध्यक्ष और दूसरे सदस्य जो हाई कोर्ट के जज हैं या इस पद पर नियुक्त होने के काबिल हैं। Q4: डिटेंशन केस को एडवाइजरी बोर्ड को कब भेजा जाना चाहिए? उत्तर: केस को हिरासत की तारीख से 5 हफ्ते के अंदर एडवाइजरी बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। Q5: एडवाइजरी बोर्ड के सामने कौन कौन से मटेरियल रखे जाते हैं? उत्तर: सरकार ये रखती है हिरासत के आधार, बंदी का प्रतिनिधित्व अगर कोई हो, प्रासंगिक अभिलेख और दस्तावेज। प्रश्न 6: क्या बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश होने का अधिकार है? जवाब: हां, बंदी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, चाहे वो खुद आकर हो या लिखकर। प्रश्न 7: क्या बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार है? उत्तर: नहीं, बंदी को सलाहकार बोर्ड के समक्ष वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न 8: एडवाइजरी बोर्ड को अपनी राय देने के लिए समय सीमा क्या है? उत्तर: एडवाइजरी बोर्ड को हिरासत की तारीख से 11 हफ्ते के अंदर अपनी राय देनी होगी। Q9: अगर एडवाइजरी बोर्ड को हिरासत में लेने का कोई सही कारण नहीं मिलता है तो क्या होगा? उत्तर: सरकार को तुरंत हिरासत का आदेश रद्द करना चाहिए। Q10: अगर एडवाइजरी बोर्ड को सही कारण मिल जाए तो क्या होगा? उत्तर: सरकार डिटेंशन ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है और तय समय तक डिटेंशन जारी रख सकती है। प्रश्न 11: क्या सलाहकार बोर्ड की राय बाध्यकारी है? उत्तर: हां, सरकार एडवाइजरी बोर्ड की राय मानने के लिए बाध्य है। Q12: क्या कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड की कार्यवाही का रिव्यू कर सकते हैं? उत्तर: कोर्ट आमतौर पर राय के मेरिट का रिव्यू नहीं करते हैं, लेकिन प्रोसीजरल वायलेशन की जांच कर सकते हैं। प्रश्न 13: क्या धारा 8 संविधान से जुड़ी है? उत्तर: हां, धारा 8 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) को प्रभावी करती है। प्रश्न 14:
क्या एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के बिना डिटेंशन जारी रखा जा सकता है? उत्तर नहीं। एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के बिना तय समय से ज्यादा हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। प्रश्न 15। धारा 8 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर सेक्शन 8 मनमाने ढंग से प्रिवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ जुडिशियल सेफगार्ड देता है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 9 Q1 कोफेपोसा का सेक्शन 9 किससे संबंधित है? उत्तर सेक्शन 9 लंबे समय तक हिरासत में रखने के खास मामलों से संबंधित है, जहां गतिविधियों को विदेशी मुद्रा या राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा के लिए खास तौर पर नुकसानदायक माना जाता है। प्रश्न 2। सेक्शन 9 कब लागू होता है? उत्तर सेक्शन 9 तब लागू होता है जब केंद्र सरकार को यकीन हो कि व्यक्ति की गतिविधियां विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए हानिकारक है या देश की आर्थिक सुरक्षा पर असर। प्रश्न 3। सेक्शन 9 को लागू करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर सेक्शन 9 को लागू करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। Q4 सेक्शन 9 के तहत डिटेंशन के बारे में क्या खास है? उत्तर सेक्शन 9 के तहत किसी व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा उपायों के तहत सामान्य मामलों की तुलना में ज्यादा समय के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। Q5 सेक्शन 9 के तहत हिरासत की ज्यादा से ज्यादा अवधि क्या है? उत्तर एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के आधार पर हिरासत की अधिकतम अवधि 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है। Q6 क्या सेक्शन 9 के तहत एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी है? उत्तर हां, खास मामलों में भी एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी है। प्रश्न 7। क्या सेक्शन 9 सभी कोफेपोसा मामलों पर लागू होता है? जवाब नहीं, यह सिर्फ गंभीर और खास मामलों पर लागू होता है जिनमें फॉरेन एक्सचेंज या नेशनल इकोनॉमी को बड़ा खतरा हो। प्रश्न 8। क्या सेक्शन 9 के तहत हिरासत के आधार को ज्यादा समय तक रोका जा सकता है? उत्तर नहीं, आधारों के संचार के संबंध में संवैधानिक सुरक्षा उपाय अभी भी लागू है। प्रश्न 9। क्या सेक्शन 9 के तहत हिरासत को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जवाब हां, हिरासत को इन वजहों से चुनौती दी जा सकती है: दुर्भावनापूर्ण इरादा, सामग्री की कमी, प्रक्रियात्मक उल्लंघन। प्रश्न 10। क्या धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 22 को ओवरराइड करती है? उत्तर नहीं, धारा 9 संवैधानिक सुरक्षा के अधीन संचालित होती है। प्रश्न 11। क्या सेक्शन 9 रोकथाम वाला है या सजा देने वाला? उत्तर धारा 9 निवारक है, दंडात्मक नहीं। प्रश्न 12। क्या सामान्य हिरासत शुरू होने के बाद धारा 9 लागू की जा सकती है? जवाब हां, अगर शर्तें पूरी होती हैं तो चल रही हिरासत के दौरान सेक्शन 9 लागू किया जा सकता है। प्रश्न 13। क्या राज्य सरकार सेक्शन 9 के मामलों में शामिल है? उत्तर नहीं, धारा 9 केंद्र सरकार की एक विशेष शक्ति है। प्रश्न 14। धारा 9 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर यह सरकार को ऐसे हाई रिस्क अपराधियों से निपटने की अनुमति देता है जिनकी गतिविधियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। प्रश्न 15। क्या सेक्शन 9 अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है? जवाब हां, यह अपने लंबे डिटेंशन पीरियड और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल की वजह से जरूरी है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 10 Q1 कोफेपोसा का सेक्शन 10 किससे संबंधित है? उत्तर सेक्शन 10 एक्ट के तहत हिरासत की ज्यादा से ज्यादा अवधि से जुड़ा है। Q2 कोफेपोसा के तहत हिरासत की सामान्य अधिकतम अवधि क्या है? उत्तर हिरासत की सामान्य अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक है। Q3 डिटेंशन का समय कब से कैलकुलेट किया जाता है? उत्तर डिटेंशन पीरियड की गिनती उस तारीख से की जाती है जिस दिन व्यक्ति को असल में डिटेन किया गया था, डिटेंशन ऑर्डर की तारीख से नहीं। Q4 क्या डिटेंशन अपने आप 1 साल तक जारी रह सकता है? जवाब नहीं,
एडवाइजरी बोर्ड की राय के आधार पर सरकार से कंफर्मेशन के बाद ही डिटेंशन जारी रखा जा सकता है। Q5 क्या सभी मामलों के लिए अधिकतम समय एक जैसा है? उत्तर नहीं। सामान्य मामले 1 साल तक, सेक्शन 9 के तहत स्पेशल केस 2 साल तक। प्रश्न 6 क्या सरकार हिरासत की अवधि कम कर सकती है? उत्तर हां, सरकार किसी भी समय डिटेंशन पीरियड को रद्द या कम कर सकती है। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 10 तय अधिकतम समय से ज्यादा हिरासत में रखने की इजाजत देता है? उत्तर नहीं, हिरासत कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं हो सकती। Q8 क्या मैक्सिमम पीरियड खत्म होने के बाद नया डिटेंशन ऑर्डर जरूरी है? जवाब हां, एक्सपायरी के बाद अगर नए आधार पर डिटेंशन जारी रखना है तो नया डिटेंशन ऑर्डर जरूरी है। प्रश्न 9 क्या एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी के बिना डिटेंशन पीरियड बढ़ाया जा सकता है? उत्तर नहीं, आरंभिक अवधि से आगे किसी भी निरंतरता के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है। प्रश्न 10 क्या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत की अवधि के बारे में बताया गया है? जवाब हां, बंदी को हिरासत की पुष्टि करने वाले आदेश के जरिए सूचित किया जाता है। प्रश्न 11 क्या कोर्ट हिरासत की अवधि में दखल दे सकती है? जवाब हां, कोर्ट दखल दे सकते हैं अगर हिरासत अधिकतम अवधि से अधिक, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन। प्रश्न 12 क्या सेक्शन 10 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है? जवाब नहीं, सेक्शन 10 संवैधानिक सीमाओं के अंदर काम करता है और इसमें आर्टिकल 22 के तहत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। Q13 क्या मैक्सिमम पीरियड पूरा होने से पहले डिटेंशन रद्द किया जा सकता है? जवाब हां, सही सरकार किसी भी समय नजरबंदी खत्म कर सकती है। प्रश्न 14 क्या सेक्शन 10 प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? उत्तर सेक्शन 10 सब्सटेंटिव है क्योंकि ये डिटेंशन की लीगल लिमिट तय करता है। प्रश्न 15 परीक्षा के लिए सेक्शन 10 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर ये जरूरी है क्योंकि इसमें साफ तौर पर मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड बताया गया है, जो एक ऐसा पॉइंट है जिसे अक्सर टेस्ट किया जाता है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 11 Q1 कोफेपोसा का सेक्शन 11 किससे संबंधित है? उत्तर धारा 11 निरोध आदेशों को रद्द करने और संशोधित करने से संबंधित है। Q2 सेक्शन 11 के तहत डिटेंशन ऑर्डर रद्द करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया जा सकता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या वो प्राधिकरण जिसने हिरासत का आदेश दिया। Q3 क्या केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के डिटेंशन ऑर्डर को रद्द कर सकती है? जवाब हां, केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार या उसके अधिकारियों द्वारा पास किए गए डिटेंशन ऑर्डर को रद्द करने की ओवरराइडिंग पावर है। Q4 क्या डिटेंशन ऑर्डर को रद्द करने के बजाय बदला जा सकता है? जवाब हां, सही सरकार डिटेंशन ऑर्डर में बदलाव कर सकती है जिसमें डिटेंशन का समय कम करना भी शामिल है। Q5 क्या रद्द करने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी है? उत्तर नहीं, डिटेंशन ऑर्डर कभी भी रद्द किए जा सकते हैं, यहां तक कि एडवाइजरी बोर्ड की राय के बिना भी। Q6 क्या एडवाइजरी बोर्ड की पुष्टि के बाद डिटेंशन रद्द किया जा सकता है? जवाब हां, कंफर्मेशन के बाद भी सरकार अपनी मर्जी से डिटेंशन रद्द कर सकती है। प्रश्न 7 क्या सेक्शन 11 बंदी को कोई अधिकार देता है? जवाब इनडायरेक्टली हां, इससे अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन और बदले हुए हालात पर विचार करने का मौका मिलता है। Q8 क्या मानवीय आधार पर रद्द किया जा सकता है? जवाब हां, मानवीय या दया के आधार पर हिरासत रद्द की जा सकती है। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 11 के तहत रद्द करना बरी करने के बराबर है? जवाब नहीं, रद्द करने से सिर्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन खत्म होता है, ये क्रिमिनल कार्रवाई पर असर नहीं डालता। Q10 क्या रद्द करने के बाद नया डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है?
जवाब: हाँ, नए या ताजा आधार पर नया डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है। Q11, अगर रिप्रेजेंटेशन स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या रिवोकेशन जरूरी है? जवाब: हाँ, अगर सरकार बंदी की बात मान लेती है तो उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। Q12, क्या कोर्ट सेक्शन 11 के तहत रद्द करने का निर्देश दे सकते हैं? जवाब: हाँ, अगर हिरासत गैरकानूनी या गैरसंवैधानिक पाई जाती है तो कोर्ट उसे रद्द करने का आदेश दे सकता है। प्रश्न 13, क्या सेक्शन 11 एग्जीक्यूटिव पावर पर चेक सुनिश्चित करता है? जवाब: हाँ, ये लगातार डिटेंशन पर फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल देता है। प्रश्न 14, क्या सेक्शन 11 प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? उत्तर: सेक्शन 11 प्रोसीजर है जो डिटेंशन के कंट्रोल और उसे जारी रखने से जुड़ा है। प्रश्न 15, परीक्षा के लिए सेक्शन 11 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: ये अक्सर इसलिए पूछा जाता है क्योंकि केंद्र सरकार की अधिभावी शक्ति किसी भी स्टेज पर रद्द करने की संभावना। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 12। Q1, कोफेपोसा का सेक्शन 12 किससे संबंधित है? उत्तर: धारा 12 किसी बंदी की अस्थायी रिहाई से संबंधित है। प्रश्न 2, अस्थायी रिहाई का क्या अर्थ है? उत्तर: टेम्पररी रिलीज का मतलब है किसी बंदी को डिटेंशन ऑर्डर कैंसिल किए बिना कुछ समय के लिए छुट्टी पैरोल देना। Q3, टेम्पररी रिलीज देने का अधिकार किसके पास है? उत्तर: टेम्पररी रिलीज दी जा सकती है केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक अधिकृत अधिकारी। Q4, किन आधारों पर टेम्पररी रिलीज दी जा सकती है? उत्तर: टेम्पररी रिलीज इन वजहों से दी जा सकती है: चिकित्सा आपातकाल, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या गंभीर बीमारी, मानवीय कारणों, कोई अन्य पर्याप्त कारण। Q5, क्या टेम्पररी रिलीज का मतलब डिटेंशन रद्द करना है? जवाब: नहीं, टेम्पररी रिहाई से डिटेंशन ऑर्डर कैंसिल या रद्द नहीं होता है। Q6, क्या टेम्पररी रिलीज के दौरान शर्तें लगाई जा सकती हैं? उत्तर: हाँ, अथॉरिटी सख्त शर्तें लगा सकती है, जैसे पुलिस को रिपोर्ट करना, आवागमन पर प्रतिबंध, पासपोर्ट का समर्पण। प्रश्न 7, अगर बंदी शर्तों का उल्लंघन करता है तो क्या होगा? उत्तर: अगर शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, टेम्पररी रिलीज कैंसिल की जा सकती है और बंदी को तुरंत फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। Q8, क्या टेम्पररी रिलीज का समय डिटेंशन में गिना जाता है? उत्तर: नहीं, टेम्पररी रिलीज का समय हिरासत के कुल समय में से नहीं लिया जाएगा। प्रश्न 9, क्या टेम्पररी रिलीज एक से ज्यादा बार दी जा सकती है? जवाब: हाँ, हालात के हिसाब से टेम्पररी रिलीज कई बार दी जा सकती है। प्रश्न 10, क्या बंदी को अस्थायी रिहाई का अधिकार है? उत्तर: नहीं, अस्थायी रिहाई विवेकाधीन है, कानूनी अधिकार नहीं। Q11, क्या कोर्ट सेक्शन 12 के तहत टेम्पररी रिलीज दे सकती है? उत्तर: कोर्ट टेम्पररी रिलीज पर विचार करने का निर्देश दे सकते हैं, लेकिन ये अधिकार मुख्य रूप से सरकार के पास है। प्रश्न 12, क्या सेक्शन 12 के तहत पैरोल जेल कानूनों के तहत पैरोल के समान है? उत्तर: हाँ, ये नेचर में एक जैसा है, लेकिन खास तौर पर कोफेपोसा प्रोविजन के तहत आता है। प्रश्न 13, क्या टेम्पररी रिलीज से एडवाइजरी बोर्ड की कार्यवाही पर असर पड़ता है? उत्तर: नहीं, सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से जारी रहती है। प्रश्न 14, क्या हिरासत की पुष्टि से पहले अस्थायी रिहाई दी जा सकती है? जवाब: हाँ, हिरासत के किसी भी स्टेज पर टेम्पररी रिहाई दी जा सकती है। प्रश्न 15, धारा 12 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: सेक्शन 12 मानवीय कारणों और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बीच बैलेंस बनाता है। कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 13। Q1, कोफेपोसा का सेक्शन 13 किससे संबंधित है? उत्तर: सेक्शन 13 एक्ट के तहत अच्छी नीयत से की गई कार्रवाई के प्रोटेक्शन से जुड़ा है। प्रश्न 2, धारा 13 में सद्भावना
से क्या तात्पर्य है? उत्तर: सद्भावना का अर्थ है कोफेपोसा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय ईमानदारी से, वैधानिक रूप से और बिना द्वेष के किए गए कार्य। Q3 सेक्शन 13 के तहत किसे सुरक्षा मिली हुई है? उत्तर: सुरक्षा दी जाती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोफेपोसा के तहत काम करने वाले अधिकारी और अधिकारी। प्रश्न 4 सेक्शन 13 किस तरह की सुरक्षा देता है? उत्तर: ये अच्छी नीयत से किए गए कामों के लिए कानूनी कार्रवाई, सिविल या क्रिमिनल से इम्यूनिटी देता है। Q5 क्या कोई व्यक्ति कोफेपोसा के तहत कार्रवाई के लिए अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है? उत्तर: नहीं, अगर एक्ट के तहत कार्रवाई अच्छी नीयत से की गई हो। Q6 क्या सेक्शन 13 गैरकानूनी या गलत कामों से बचाता है? जवाब: नहीं, गलत इरादे, लापरवाही या पावर का गलत इस्तेमाल करके किए गए काम सुरक्षित नहीं है। Q7 क्या कोर्ट ये जांच कर सकते हैं कि कोई कार्रवाई अच्छी नीयत से की गई थी? जवाब: हां, कोर्ट ये जांच कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कार्रवाई सच में अच्छी नीयत से की गई थी या नहीं। प्रश्न 8 क्या सेक्शन 13 रिट पिटीशन पर रोक लगाता है? उत्तर: नहीं, सेक्शन 13 आर्टिकल 32 या 226 के तहत संवैधानिक उपायों पर रोक नहीं लगाता है। प्रश्न 9 क्या सेक्शन 13 के तहत सुरक्षा पूरी तरह से मिलती है? उत्तर: नहीं, संरक्षण सद्भावना पर सशर्त है। प्रश्न 10 सेक्शन 13 क्यों जरूरी है? उत्तर: ये अधिकारियों को बेवजह के केस के डर के बिना डरे ड्यूटी करने की इजाजत देता है। प्रश्न 11 क्या सेक्शन 13 के बावजूद मुआवजे का दावा किया जा सकता है? जवाब: हां, अगर गलत नियत या गैरकानूनी काम साबित हो जाता है तो कोर्ट मुआवजा दे सकता है। प्रश्न 12 क्या धारा 13 मौलिक अधिकारों को ओवरराइड करती है? उत्तर: नहीं, धारा 13 संविधान के अधीन संचालित होती है। प्रश्न 13 क्या सेक्शन 13 दूसरे डिटेंशन कानूनों के प्रावधानों जैसा है? जवाब: हां, दूसरे प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों में भी ऐसे ही गुड फेथ प्रोटेक्शन क्लॉज मौजूद है। प्रश्न 14 क्या सेक्शन 13 प्रोसीजरल है या सब्सटेंटिव? उत्तर: सेक्शन 13 प्रोसीजर है जो कानूनी सुरक्षा देता है। प्रश्न 15 परीक्षा के लिए सेक्शन 13 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है अधिकारियों की प्रतिरक्षा, कानूनी कार्रवाई की सीमा, सद्भावना की शर्त, कोफेपोसा अधिनियम 1974 FAQ धारा 14। Q1 कोफेपोसा का सेक्शन 14 किससे संबंधित है? उत्तर: सेक्शन 14 एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए नियम बनाने की केंद्र सरकार की पावर से जुड़ा है। प्रश्न 2 सेक्शन 14 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? उत्तर: सेक्शन 14 के तहत नियम बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। Q3 नियम बनाने की शक्ति क्यों जरूरी है? उत्तर: नियम बनाने की शक्ति जरूरी है अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना, एक्ट में न बताई गई प्रक्रियाएं, फॉर्म और डिटेल्स तय करना। Q4 किस तरह के मामलों के लिए नियम बनाए जा सकते हैं? उत्तर: नियम इसके लिए बनाए जा सकते हैं निरोध से संबंधित प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड का कामकाज, आदेशों का संचार और सेवा, अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आवश्यक कोई भी मामला। Q5 क्या नियम एक्ट के नियमों को ओवरराइड कर सकते हैं? जवाब: नहीं, नियम एक्ट के हिसाब से होने चाहिए और उसे ओवरराइड या उल्टा नहीं कर सकते। प्रश्न 6 क्या सेक्शन 14 के तहत बनाए गए नियम कानूनी तौर पर बाध्यकारी हैं? जवाब: हां, एक बार नोटिफाई होने के बाद नियम कानूनी तौर पर लागू हो जाते हैं। प्रश्न 7 क्या इन नियमों पर पार्लियामेंट्री कंट्रोल दिया गया है? उत्तर: हां, सेक्शन 14 के तहत बनाए गए नियमों को जांच के लिए संसद के सामने रखा जाना चाहिए। प्रश्न 8 क्या कोर्ट सेक्शन 14 के तहत बनाए गए नियमों का रिव्यू कर सकते हैं? जवाब:
हाँ, कोर्ट नियमों को रद्द कर सकते हैं अगर वे अल्ट्रा वायर्स, अधिनियम से परे, मनमाना या असंवैधानिक। Q9, क्या सेक्शन 14 व्यक्तिगत डिटेंशन ऑर्डर पर असर डालता है? जवाब, इनडायरेक्टली, हाँ। सेक्शन 14 के तहत बनाए गए नियम डिटेंशन के प्रोसीजरल पहलुओं को गाइड करते हैं। प्रश्न 10, क्या धारा 14 प्रक्रियात्मक है या मूल है? उत्तर, सेक्शन 14 प्रोसीजर है जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से संबंधित है। प्रश्न 11, क्या राज्य सरकारें कोफेपोसा के तहत नियम बना सकती हैं? उत्तर, नहीं। सेक्शन 14 के तहत सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार है। Q12, क्या सेक्शन 14 के नियमों का पालन करना जरूरी है? जवाब, हाँ। अधिकारियों को एक्ट के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते समय नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रश्न 13, अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो क्या होगा? उत्तर, नियमों का पालन न करने पर डिटेंशन ऑर्डर अमान्य हो सकता है। प्रश्न 14, क्या सेक्शन 14 कोफेपोसा एक्ट को पूरा करता है? जवाब, हाँ। सेक्शन 14 आखिरी सेक्शन है जो एक्ट के कानूनी ढांचे को पूरा करता है। प्रश्न 15, परीक्षा के लिए सेक्शन 14 क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनसे संबंधित है। प्रत्यायोजित विधान, संसदीय नियंत्रण, प्रक्रियात्मक नियमों की वैधता, रेगुलर अपडेट और एक्सपर्ट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए सब्सक्राइब करें।